ये बात बिल्कुल साफ है कि गुजरात, उसको मैं फसादात कहूंगी नहीं, मैं उनको जनसंहार कहूंगी। गुजरात की जो हिंसा हुई और अभी जो दिल्ली फरवरी 2002 में हिंसा हुई, उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज ये हैं कि एक तो आपको क्रोनोलॉजी जो गृह मंत्री बताते वो नहीं समझनी पड़ेगी, हम जो हकीकत की क्रोनोलॉजी हमें देखनी पड़ेगी कि दिसंबर 9 और 11 को नागरिकता संशोधन कानून पारित होने के बाद देश भर में जामिया, अलीगढ़, जेएनयू, बाकी यूनिवर्सिटीज में हर जगह पे ये कानून के खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं। पूर्व न्यायाधीश भी, फॉर्मर जजेस भी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस भी इसके खिलाफ बोलते हैं कि ये गैर संवैधानिक अमेंडमेंट हुआ है। उसके बाद जिस तरह दिसंबर 15 को, मैं मालेगांव में थी उस वक्त, जिस वक्त जामिया पे हमला हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ, उसके बाद जेएनयू पे जनवरी 5 पे हमला हुआ, तो इसकी तो बात सरकार कर नहीं रही है कि पुलिस को यूनिवर्सिटी के अंदर जाके इस तरह की हिंसा करने की क्या जरूरत थी जब वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो क्रोनोलॉजी तो अक्सर ये है कि आप ये अमन पसंद तरीके से, शांति पसंद तरीके से, जो एक तरह का हमारी जमहूरियत और लोकशाही में हमें अधिकार दिया गया है कि हम कोई भी सरकार, इलेक्टेड सरकार के खिलाफ, कोई भी अगर उनकी नीतियों के खिलाफ हम हैं तो हम बिल्कुल खड़े हो सकते हैं, ये हमारी डेमोक्रेटिक राइट है, आप ले नहीं सकते। तो एक्चुअली आप देखिए तो लॉकडाउन ये सरकार के फायदे में आया पूरी तरह, आप देखिए तो, क्योंकि उन्होंने इतना गलत फायदा उठाया। 12 मार्च को पार्लियामेंट में गृह मंत्री कहते हैं, दिल्ली पुलिस को पैट ऑन द बैक देते हुए कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ये असल में कॉन्स्पिरेसी है। तभी भी कपिल मिश्रा का, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा की जो भाषण है वो सबसे सामने थे, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई और गलत कार्रवाई तभी से शुरू हो गई थी। मगर लॉकडाउन के बाद ये तेजी पकड़ी। और आप जो खासकर आज का डिस्कशन रख रहे हैं, मैं उसके ऊपर आना चाह रही हूँ, क्योंकि कल पार्लियामेंट में, कल लोकसभा में सवाल पूछा गया था सरकार से कि एनएसए और यूएपीए में कितने केसेस दर्ज हुए हैं गए 5-6 सालों में और कितने में चार्जशीट हुए। मुझे लगता है वो आंकड़े से पता चल जाएगा कि गुजरात 2002 और दिल्ली 2020 में क्या सिमिलैरिटीज हैं। अगले गए 2014, 15, 16 के आंकड़े अगर आप देख लेंगे, मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एनएसए का इस्तेमाल हुआ। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकारें थी आपको भी पता है, हमें भी पता, ठीक है। मध्य प्रदेश में तो ऐसे अभी की बात करें, मध्य प्रदेश में नहीं, 17 पहले वाले, 17 वाले, 18 2017-18 की बात कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश में 171 लोगों को आप 2018 में एनएसए में गिरफ्तार करते हैं, उसमें से 78 लोग अभी भी कस्टडी में हैं। 2018 में मतलब जो आप 110 लोगों को कस्टडी में लेते हैं, उसमें से 583 पीपल आर स्टिल इन कस्टडी। और ये एनएसए और यूएपीए कानून में एक सिमिलैरिटी ये है, ये हमें समझना जरूरी है कि बाकी कानून और इसमें फर्क क्या है। इसमें वकील साहब भी बताएंगे, बेल आसानी से मिलती नहीं है। 90 दिन तक आप कस्टडी में किसी को रख सकते हैं, पुलिस कस्टडी में। और मतलब पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आरोपी पे शिफ्ट हो जाता है कि मुझे कुछ भी मेरे खिलाफ अगर कहा जाता है, मेरे ऊपर ये होता है कि मैं इसको डिस्प्रूव करूं। वो कहाँ से बात आई, कहाँ से बात फैलाई जाती है, किसकी खुफिया एजेंसी ने क्या बात बताई, ये कुछ खबर नहीं मिलते हुए जज के सामने साइलेंट एविडेंस, सीक्रेट एविडेंस देने के बाद सीक्रेट विटनेसेस होते हैं। तो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा एक आधार है कि कितना टूटा फूटा, लुल्ला लंगड़ा, जो एक बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज के खिलाफ नहीं यूज किया जा सकता, ये एक्चुअली पूरे ये प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। 2020 में 1 लाख पन्ने, उमर खालिद को अभी दिखाएंगे वो लोग, 1 लाख पेजेस उनको दिखाने वाले हैं। उनकी उम्र क्या है उमर खालिद की, और वो 1 लाख पन्ने, मतलब इतने वो कभी बोल सकते, कितने भाषण कर सकते, मतलब एकदम रिडिकुलस तरीके का इन्वेस्टिगेशन ये हो रहा है। मगर ये रिडिकुलस नहीं है, एक्चुअली ट्रेजेडी है, क्योंकि नौजवान लोगों की जिंदगी के साथ खेल खेला जा रहा है। और हाँ, सिमिलैरिटी ये है कि पॉलिटिकल ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन, मतलब पुलिस को ये एक अजूलियो रिबेरो साहब की आप के खत, दोनों खत आप पढ़ लीजिए जो उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीवास्तव को लिखे कि आपका बस काम है कि आप फेयर इन्वेस्टिगेशन कीजिए,
पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। और अगर गुजरात 2002 और फरवरी 2020 दिल्ली में अगर सिमिलैरिटी है कि ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन है, इसमें एविडेंस, सबूत, इंटेग्रिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रोफेशनलिज्म ऑफ पुलिस फोर्स, ये सब को बाजू रखते हुए सिर्फ एक राजनीतिक दमन को खुश करने की बात हो रही है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इतने वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर जूलियो रिबेरो की जबान कह रही है कि आपने कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा के खिलाफ एक्शन न लेते हुए ये नौजवानों के खिलाफ यूएपीए क्यों दर्ज किया। बात शुरू होती है सेडिशन से, 124(1 है। अभी भी हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी का कोटेशन देते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था ये कानून जाना चाहिए था, मगर कितने साल कांग्रेस की सरकार रही, क्या वो 124(a) रद्द हुआ क्या, रिपील हुआ क्या? ये बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट है कि गलत कानून को आप स्टैट्यूट बुक्स को लाने का अगर आप लाएंगे तो कोई भी पुलिस वाला, आपने किया नहीं किया वो अलग बात है। हालांकि मैं थोड़ा सा जफर खान साहब को भी याद दिला दूं कि 2006, 7, 8 में भी चाहे वो बंबई हो, हुबली हो, कर्नाटक हो, पूना में हो, केरल हो, यूएपीए को बहुत गलत इस्तेमाल मुसलमान युवकों के खिलाफ हुआ था। यूपीए की सरकार होने के वक्त बहुत बुरी तरह हुआ था। और हम तब भी कहते थे कि आपने हमने तभी आवाज उठाई थी जब हम प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल की हम वकालत कर रहे थे कि इस तरह का कानून आना चाहिए ताकि चेन ऑफ कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कि आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आपने वादा कर दिया, मगर 2008 और 2011 में जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी तब आपने संशोधन लाके वही प्रोविजंस पोटा के लाके यूएपीए में रख दिए। 90 दिन का पुलिस कस्टडी, बेल नहीं होना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन वगैरह। तो आपने जब ये कानून में नॉर्मल क्रिमिनल लॉ में आपने जब ला दिया तो आपने पुलिस के हाथ में इस तरह का हथियार दे दिया जो आज मजलूमों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। मैं एक ही चीज आपको कहना चाहूंगी कि बिल्कुल मुसलमान इसके टारगेट पे हैं, मगर आप ये समझेंगे कि सिर्फ मुसलमान टारगेट पे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मतलब इसमें कोई भी एक्टिविस्ट, कोई भी डिसेंटर, आदिवासी हो, दलित हो, भीमा कोरेगांव का केस आप देख लीजिए, दलित एक्टिविस्ट हो, कोई भी सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाने वाला कोई है, एकेडमिक है, इंटेलेक्चुअल है, बाकी मार्जिनलाइज कम्युनिटी से है, तो वो भी इतना ही खतरे में है। ये कहना कि सिर्फ मुसलमान टारगेट पे है, ये भी गलत होगा। टाडा के जमाने में मुझे याद है 1985 पे कानून लाया गया और 1995 में, आपकी शायद पैदाइश भी नहीं हुई होगी, मगर 1985 और 1995 के बीच में 10 साल वो कानून रहा। और उस वक्त जस्टिस JS वर्मा NHRC के चेयरपर्सन ने हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खत लिखा कि ये कानून रहते हुए ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट को से लेकर आपके किसान, आपके मजदूर, आपके मुसलमान, आपके जो भी डिसेंटिंग कम्युनिटीज है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, जो कोई भी WTO, GATT, कोई भी सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ कोई आवाज उठा रहे हैं, उनको टाडा के अंदर बंद किया जा रहा है। हम लोगों ने आंकड़े इकट्ठा करके दिए, हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा लेख लिखा था कि 10,000 से ज्यादा गलत केसेस टाडा में हुए हैं। उसके बाद होकर पार्लियामेंट ने उसको रिपील किया, फिर पोटा लाया गया। तो इसका एक पुराना इतिहास है प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून को लेकर कि सरकार और पुलिस के हाथ में एक हथियार हो जाता है जो भी इनकन्वीनियंट वॉइसेस हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको दबाने का। अच्छा मैम, गुजरात में जो लोग विक्टिम थे फसाद में, तो उनके खिलाफ किस कानून के तहत कार्रवाई थी? नहीं, देखिए उसमें दो चीजें थी। एक तो जो मजलूम थे जिसके ऊपर हादसा हुआ, 2000 से ज्यादा जाने ली गई, उन्होंने केस लड़ने के लिए हमारे पास वो आए थे, हमने 172 लोगों को सजा दिलवाने का काम किया। मगर जब अक्षरधाम और बाकी बम ब्लास्ट वगैरह हुए 2002 के बाद, अक्षरधाम हुआ वगैरह, वो केसेस में टिफिन ब्लास्ट, अक्षरधाम, हरेन पंड्या केस, ये सब केसेस में गलत तरीके से गलत एविडेंस इकट्ठा करके पहले पोटा का कानून और उसके बाद यूएपीए का इस्तेमाल किया गया। जिस दिन मोदी सरकार पहले बार इलेक्शन रिजल्ट आया, मुझे अभी भी याद है, 16 मई 2014, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया अक्षरधाम केस में, और 14 लोग जो 2003 से लेकर 2014 तक जेल में बंद थे, आप सोचिए कितने साल, उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। बोले कोई सबूत नहीं है, मगर न कोई पुलिस ऑफिसर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है, न कॉम्पेंसेशन हो सकता है।
और ये मैं बता दूं कि ये कानून के अंदर भी बात लिखी हुई है कि आप ऑफिसर के खिलाफ कोई बात उठा नहीं सकते। अगर मैंने कुछ गलत किया हो एज अ पुलिस ऑफिसर, आप मुझे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो द इनजस्टिस इज बिल्ट इनटू द लॉ इटसेल्फ, और इसीलिए बिना इसको रिपील करके हमें ये डिमांड उठाना पड़ेगा। और ये कानून, जैसे कि एडवोकेट साहब ने कहा, डॉक्टर खान ने कहा, ये कानून को अपने स्टैट्यूट बुक से निकालने पड़ेगे। तीस्ता जी, जिन लोगों पर यूएपीए लगाया गया है या एनएसए लगाया गया है, इन लोगों का मामला जब कोर्ट में जाएगा, पुलिस ने कहा भी है कि इन सब की फाइल जल्दी निपटाया जाए, इन सब के केस को देखा जाए। क्या आपको लगता है कि कोर्ट से इन सबको इंसाफ मिल जाएगा या जल्दी इन सब की रिहाई हो जाएगी, या जो कानून का मसला है लंबा चलेगा? देखिए, ये कानून के अंदर ही नाइंसाफी लिखी हुई है। और अगर हम गए 10-15 साल का अगर हम अनुभव देखें, तजुर्बा देख लें, तो आप देख ही रहे हैं कि लोगों की जिंदगी 8 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बर्बाद हुई। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है कि हमें ये इंडिविजुअल केसेस को लेकर और कानून को लेकर हमें हमारा मोर्चा, हमारी आवाज उठानी पड़ेगी, चर्चाएं जारी रखनी पड़ेगी, और हुकूमत और जुडिशरी को भी कन्विंस करना पड़ेगा कि बस अब यूएपीए और आतंकवाद का नाम सुनकर आप पुलिस को सवाल पूछना छोड़ नहीं सकते। अगर ये गलत गिरफ्तारी हुई है, अगर ये गलत तरीके से हुई है, अगर गलत तरीके से ये कानून थोपा गया है बिना कोई कारण का, तो आपको इसको देखना पड़ेगा। ये जो ट्रेंड है हमें तोड़ना पड़ेगा। वो ट्रेंड तभी टूटना शुरू होगा जब पब्लिक ओपिनियन बनेगा। और पब्लिक ओपिनियन मुझे लगता है बनना धीरे धीरे, छोटे छोटे कदम से शुरू हो गया। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि जब जूलियो रिबेरो जैसे पुलिस ऑफिसर इस तरह का ओपन खत जारी करते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, उसमें सब डिटेल्स नहीं है, मगर वो पूछ रहे हैं कि आप किस आधार पे इस तरह की गिरफ्तारी कर रहे हो। मुझे लगता है हमें और भी ऐसे लोगों को साथ में लेकर, क्योंकि सिस्टम के अंदर भी लोग हैं जो नाखुश हैं इस तरह की सिचुएशन से, माहौल बनाना, संघर्ष करना अमन पसंद तरीके से, बिना डर बिना खौफ से, चाहे वो मीडिया हो, आपका चैनल हो, दूसरे चैनल्स हो। सबसे बड़ा रोल तो मीडिया अपना अदा नहीं कर रहा है। मीडिया आज अभी पूरे हुकूमत के साथ लगकर ज्यादातर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। मगर ये मुझे लगता है अगर लगातार हम लोग अपने काम में लगे रहें तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी माहौल बदलेगा। ये निश्चित है। हुकूमतें ज्यादातर ऐसे कानून नहीं चाहते हैं जो मानव अधिकार को बढ़ाने का काम करें। हुकूमत ज्यादातर ऐसे कानून चाहते हैं, चाहे वो कोई भी रंग की हुकूमत है, कि वो उनके हाथ में कोई ना कोई ऐसा हथियार हो कि वो कभी ना कभी इस्तेमाल कर सके। तो हम जो कार्यकर्ता लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो भी अपने आप को हम समझते हैं, ये बात हम ये बात याद रखें कि हाँ, ये हुकूमत चाहे वो आरएसएस बीजेपी की हो या जो भी हो, वो ज्यादा फांसीवाद है, सख्ती से काम कर रही। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हंगरी में विक्टर ऑर्बन की सरकार है, टर्की में एर्डोगन की सरकार है, श्रीलंका में ऐसी सरकारें हैं जो खुद ऐसा इस तरह अत्याचार कर रही है अपने लोगों के खिलाफ। तो हम ये तो मान के चलते हैं कि ये पूरी दुनिया में एक दौर चल रहा है। ट्रम्प की आप देख लीजिए, यूएसए में एक दुनिया में दौर चल रहा है कि इस तरह की सरकारें ज्यादा सख्ती से अपने आवाम के ऊपर, राइट विंग के लोग, बिल्कुल राइट विंग ज्यादा हावी है इस वक्त पॉलिटिकल स्तर पे। मगर अगर हमें लंबा एक नजरिया देखना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम हमारे पुलिस प्रशासन ज्यादा संवैधानिक स्तर पे इंडिपेंडेंट कैसे बना सके, और एक पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि आप देखिए जहां तक भारत हिंदुस्तान की बात है, पब्लिक ओपिनियन इस तरह के कानून के फेवर में आज भी है। और ये और आप उसका मुकाबला करके लोगों को हम कैसे समझा सके कि इस तरह के नाइंसाफी देने वाले कानून जो मतलब मजलूमों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, उससे आतंकवाद नहीं रुकने वाला है। हमें इंडिपेंडेंट पुलिसिंग, इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन, निष्पक्ष जुडिशरी और बहुत ही साफ नजरिए वाले लोग, निष्पक्ष लोग हमारे आधिकारिक पोस्ट में चाहिए, ताकि जो भी अगर अपराध हो उसको निष्पक्ष तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन हो सके। ये पब्लिक ओपिनियन की लड़ाई बड़ी मुश्किल वाली है, मगर हमको करनी पड़ेगी। बिना वो पब्लिक ओपिनियन की लड़ाई करके, बिना ये घटिया टेलीविजन चैनल्सों की जवाब देकर हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे।